आज हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसको फिनिश कर देंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स किस तरह से जुड़ गए हैं। अलग अलग देश की जो मार्केट है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ गई है फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि जो सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सामान को ना सिर्फ वो डोमेस्टिक मार्केट में यानी अपने कंट्री में बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी बेच सकते हैं। तो इससे अब वो फॉरेन मार्केट में जाके भी compete कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो गया है फॉरेन ट्रेड के थ्रू। दूसरी चीज़ है जो बायर्स हैं, जहाँ पे पहले वो सिर्फ उन सामान का इस्तेमाल कर सकते थे जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस था, अब बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि दूसरे देश में जो सामान बन रहा है उसको भी इंपोर्ट कराया जा सकता है बहुत इजीली, जिसकी वजह से कंज्यूमर के पास, बायर के पास चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ गया है। वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गई है बायर्स के पास में। चाहे वो सामान कहीं पे भी बन रहा हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बन रहा हो, आज वो अवेलेबल हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड की वजह से जो मार्केट्स हैं वो जुड़ गए हैं एक दूसरे से। अब है ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रीज का आपस में जुड़ जाना, कंट्रीज का आपस में जल्दी से जल्दी जुड़ जाना। इसको हम कह रहे हैं ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है। अब कंट्रीज किस तरह से आपस में जुड़ रही हैं? वो इस तरह से जुड़ रही हैं कि एक कंट्री में बनाया हुआ सामान दूसरे कंट्री में मिलने लगा है, एक कंट्री में प्रोड्यूस सर्विस दूसरे कंट्री को हेल्प कर रही है, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आजकल सामान हो, सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, वो किसी एक कंट्री की नहीं रह गई। अगर एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ तो वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे कि पूरा विश्व एक तरह से जुड़ गया है, विश्व के अलग अलग कोने जुड़ गए हैं। और ये पहले कुछ डेकेड्स पहले हम ऐसा नहीं देखते थे जितना आज हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा, इन सब के अलावा एक चीज़ और देखने में आई है, वो ये है कि चलो सामान, सर्विस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ये सब तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर ही रहा है, साथ में लोग भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। लोग भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं ज़्यादा बेटर इनकम के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए। तो लोगों का भी मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ कैसे? क्या चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में पॉसिबल है और इतना ज़्यादा हो रहा है? तो सबसे पहली चीज़ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो इतनी बेटर हो गई है, इसने पॉसिबल बनाया है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को। अब टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया है जिसकी वजह से जो गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, चाहे वो कितने ही डिस्टेंस पे हो, जा पा रहा है बहुत फास्टर रेट पे, काफ़ी स्पीड में जा पा रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक कंट्री में जो सामान बना है वो दूसरे कंट्री में काफ़ी हद तक सेम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने सर्विसेज की मूवमेंट को पॉसिबल बनाया है। एक कंट्री में कोई सर्विस प्रोड्यूस हुई वो दूसरे कंट्री में अवेलेबल हो पाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। टेली कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम फ़ोन्स के थ्रू लोगों से बातचीत कर सकते हैं ऐसे इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। फैक्स, फ़ोन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो उसके थ्रू हम रिमोट एरियाज़ में भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। फिर है इंटरनेट। तो इंटरनेट फैसिलिटी जो है इसके थ्रू मेल किया जा सकता है लोगों को और बहुत कम कॉस्ट पे अपनी बात जो है दूसरे लोगों से की जा सकती है।
इंटरनेट के थ्रू हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। हम बातचीत कर सकते हैं, दूसरे देश में कहीं पे भी इंसान है तो बहुत जल्दी हम उससे बातचीत कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो एक हमने देखा जो टेक्नोलॉजी है, और दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। लिबरलाइजेशन को हम कहेंगे उदारीकरण। तो अब वो टाइम नहीं रह गया है जहाँ जिस टाइम पे गवर्नमेंट कोशिश किया करती थी हर कंट्री की कि वो अपने देश में इंपोर्ट कम कराएं। इंपोर्ट कम कराने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाया करते थे, जिसमें टैक्स आता है। दूसरे कंट्री से सामान जब हमारे कंट्री आता था तो हम बहुत टैक्स लगाया करते थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद वाले पीरियड में। अब 1991 के आसपास हमने कई सारे बैरियर्स यानी रुकावटें, जैसे कि टैक्स इंपोर्ट पे लगाना, आयात पे जो कर लगाया था हमने, लगाते थे बहुत ज़्यादा, उसको हमने रिड्यूस करना शुरू कर दिया काफ़ी हद तक। तो फॉरेन ट्रेड पे एक रिस्ट्रिक्शन हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको हम पहले डिस्करेज किया करते थे, इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे, उसको भी हमने अब बहुत ज़्यादा एनकरेज करना शुरू कर दिया है। तो दूसरे देश के लोग जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब कर पा रहे हैं। तो ऐसे बैरियर्स को हटाना, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, तो ट्रेड के रास्ते में जो ऐसी रुकावटें हैं उसको हटाना, बेसिकली इसी को हम लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड कहेंगे। तो यही लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है। अब ऐसा क्यों किया गया? तो गवर्नमेंट का मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे और ट्रेड पे से बैरियर्स हटाएंगे, तो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने कंपटीशन आएगा। कंपटीशन आएगा तो वो एनकरेज होंगे अपने सामान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इस लिहाज से अच्छा होगा। अब लिबरलाइजेशन से होता क्या है, सरकार का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ट्रेड के अंदर। सरकार बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। साथ में जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप उनको छोड़ दिया जाएगा कि वो डिसाइड खुद करें कि उनको कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, क्या सामान एक्सपोर्ट करना है या क्या सामान इंपोर्ट करना है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस को कम करने को ही हम बोल रहे हैं कि वो पहले के सेंस में ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, उदार हो गए हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाया करती थी, पर टाइम के साथ में अब वो कम हो गया है। अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटिव है कि वर्ल्ड में ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए। कंट्रीज एक दूसरे से जो ट्रेड कर रही हैं उसमें रुकावटें ना लगाएं, जितना फ्री ट्रेड हो सके उतना फ्री ट्रेड रखा जाए। अब ये इनिशिएटिव की शुरुआत डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू ही की गई थी। इनका ही मानना था कि ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ताकि एक देश में जो सामान बने वो दूसरे देशों में ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे अवेलेबल हो सके। अब इसका एक और काम है कि ये रूल्स बनाता है कि ट्रेड रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके क्या रूल्स होंगे जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहा है। साथ में ये इस चीज़ को देखेगा भी कि क्या जो उसने रूल्स बनाए थे उन रूल्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कोई उन रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। पर जो प्रॉब्लम है इसके साथ, वो प्रॉब्लम ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो सबको इक्वली ट्रीट करे, पर ऐसा दिखने में आता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है प्रैक्टिस में कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को फेवर करता है। डेवलप्ड कंट्री कई तरीके की ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अभी भी, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जाता है कि वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करें, ना लगाएं। तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है।
अब इंडिया में क्या कुछ किया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रुकावट नहीं लगाते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को एनकरेज करते हैं कि वो इंडिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी ताकि कंपनीज़ अच्छे से अपना काम कर पाए। और यहाँ पे जो कंपनीज़ अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करती है उसको बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इनिशियल 5 ईयर्स के लिए कोई टैक्स वैक्स उनको नहीं पे करना पड़ता है। अब ये काम, एक तो ये काम किया गया गवर्नमेंट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को अपने कंट्री में एनकरेज करने के लिए। और दूसरा काम ये किया गया है कि लेबर लॉज को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है ताकि दूसरे कंट्री के लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट करने को अट्रैक्ट हों, क्योंकि किसी कंट्री में लेबर लॉ जितना स्ट्रिक्ट होगा उतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डिस्करेज होगा। तो लेबर लॉज को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करने को इन लॉज को नहीं कहा जाता है, कई सारी जगहों पे इनको छूट दे दी जाती है। अब है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या असर देखने में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। तो कई लोगों को फ़ायदा हुआ है पर सबको नहीं हुआ है। तो किस किस को फ़ायदा हुआ है देख लेते हैं। पहली चीज़ है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कंज्यूमर्स को, पर वो कंज्यूमर्स वो वाले कंज्यूमर्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में वेल ऑफ सेक्शन है। जो अर्बन एरियाज़ में वेल ऑफ सेक्शन है यानी जो अच्छा खासा कमा रहा है, गरीब नहीं है, ऐसा वाला सेक्शन। अब उनके पास में काफ़ी ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है, सामान का क्वालिटी अच्छा हो गया है, प्राइस कम हो गया है। पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पे इसका असर जो है वो इक्वली नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। जो लोकल कंपनीज हैं और जो इन एमएनसीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज जिनमें एमएनसीज ने इंटरेस्ट दिखाया है उसमें कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं, तो उन सब के लिए बेनिफिशियल है। जो बहुत टॉप की कंपनीज हैं उनको भी इस कंपटीशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया है। तो इन सब कामों के थ्रू जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की उन सबको भी बेनिफिट हुआ है। कई सारी इंडियन काफ़ी जो लार्ज कंपनीज हैं वो खुद अब मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, कि पहले सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे थे पर उन्होंने भी अब दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्शन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद है कि किसका नुकसान हुआ, किनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहला है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, उनको प्रॉब्लम हुआ। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश, या तो आप कंपटीशन करो या तो आप ख़त्म हो जाओ, ये वाली सिचुएशन उनके साथ में आ गई है। तो बड़े सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में कई सारे सामान को लेके जिनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है। तो कुछ एग्जाम्पल है बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है और बहुत ज़्यादा नुकसान जिनको उठाना पड़ा है। कई सारी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं जिनको बंद करना पड़ा है और बहुत सारे लोग जिसकी वजह से बेरोज़गार भी हो गए हैं। साथ में वर्कर्स की लाइफ पे भी इसका काफ़ी असर देखने में आता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने जो लेबर लॉज हैं उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है, जिसकी वजह से रेगुलर काम कई बार इन लोगों को नहीं मिल पाता है और इनकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में रहती है। तो जैसा हम बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से हर किसी को फ़ायदा हुआ है, कई सारे लोगों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण न्याय संगत होगा, फेयर होगा, तो इसका बेनिफिट सबको मिल पाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं और जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको फ़ायदा हुआ। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई उसका वो लोग फ़ायदा उठा पाए। पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन से कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना पाएँ तो इसके थ्रू हर किसी को फ़ायदा हो पाएगा।
अब क्या किया जा सकता है, क्या करें कि सबको फ़ायदा हो? तो सबसे पहला काम, गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या-क्या कर सकती है? गवर्नमेंट पहला काम कर सकती है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, जो पॉलिसीज़ सिर्फ रिच या पावरफुल को फेवर ना करता हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करता हो, बल्कि वो हर किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ताकि वैश्वीकरण का फ़ायदा सबको हो सके। दूसरा है, जो लेबर लॉज़ गवर्नमेंट बनाती है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि जो वर्कर्स हैं, उनके राइट्स जो हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो अभी उस लेवल पे नहीं हैं कि वो दूसरे कंट्री के साथ कम्पीट कर पाएँ, तो उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का उनको टाइम दिया जाना चाहिए। उतना टाइम उनको दिया जाए कि वो भी उस लेवल तक आ सकें, उतने स्ट्रॉन्ग हो सकें और कम्पीट कर पाएँ। तो ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और इन सब के अलावा अगर ज़रूरी लगे तो गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को भी लगाना चाहिए। अगर वो नेशन के फेवर में है तो इसको भी लगाया जाना चाहिए। साथ में गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकता है डब्ल्यूटीओ से कि वो अपने जो रूल्स हैं उसे फेयर करे, न्याय संगत करे, डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करते हुए रूल्स को ना बनाए। एक काम इंडिया और कर सकता है, वो ये कर सकता है कि ऐसे डेवलपिंग नेशंस जो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज़ की वजह से जिनके देश में प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे नेशन साथ में आके डब्ल्यूटीओ के सामने अपनी बात रखें कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट डब्ल्यूटीओ दे रहा है डेवलप्ड कंट्री को और जिस तरीके का ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्री को दे रहा है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उनके रूल्स जस्ट होने चाहिए, दोनों के लिए जस्टिफाइड होने चाहिए। जैसे एक चीज़ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने कंट्री में जो फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और डब्ल्यूटीओ को उससे कोई ख़ास परेशानी नहीं देखने में आती है। पर वही काम जब डेवलपिंग कंट्रीज़ करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे रूल्स बनाने होंगे जो इक्वली इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो कंट्री डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो। दोनों के इंटरेस्ट में डब्ल्यूटीओ को सोचना होगा।